हेलो दोस्तों, कृष्णा जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के संपूर्ण अध्ययन की, वो भी सिर्फ एक वीडियो में, जिसमें हम यहाँ का पॉलिटिकल और यहाँ का जो फिजिकल मैप है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे पठार, मरुस्थल, पर्वत, झीलें, नदियाँ, जलधाराएँ, घास के मैदान, खनिज। तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें, तो आप लोग को इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। और अब तक जितने भी एग्जाम्स में हुए हैं उनमें जो भी पेपर में पूछा गया दक्षिण अमेरिका से संबंधित, आज हम पूरा यहाँ डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये देख लीजिएगा, ये चौथा बड़ा महाद्वीप है दुनिया का। याद रखना कौन से नंबर का है, चौथा बड़ा महाद्वीप है ना। तो अब हम बात करें यहाँ देशों की, तो यहाँ जो देशों की संख्या दी गई, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें से 14 देश तो ऐसे जिनकी राजधानियाँ और मुद्राएं दी गई हैं। और एक यहाँ फॉकलैंड की बात करें, इसके ऊपर अधिकार किसका है? इसके ऊपर अधिकार दिया गया है यूके का, है ना, ब्रिटेन का। तो अगर हम इन्हें देखें इनकी राजधानी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और यहाँ पर जो मुद्रा है वो रियल मुद्रा चलाई जाती है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स दी गई है। इसके अलावा अगर देखें पेरू की राजधानी तो लीमा है या न्यूसोल इनकी मुद्रा है। इसके अलावा अगर देखें तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, यहाँ पर भी पीसो मुद्रा है। और बोलीविया आप देख लीजिएगा, ये रहा बोलीविया। बोलीविया की जो राजधानी है उसकी राजधानी है बच्चों लापाज। और चिली की राजधानी है सेंटियागो। इक्वाडोर की राजधानी इक्विटो है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। देख लीजिएगा, यहाँ सब लिखे हुए हैं, आराम से देखते चले कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। बहुत ही बढ़िया मैप है ये, आप लोग यहीं से पूरा ख़त्म कर लेंगे। वेनेजुएला ये रहा, देख लीजिएगा। अब वेनेजुएला की राजधानी जो है वो काराकस है। और त्रिनिदाद और टोबैगो, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। और कमेंट करके बताएं कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं यहाँ कौन से नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था त्रिनिदाद और टोबैगो में। इसके अलावा देख लीजिएगा, जैसे गुयाना है, गुयाना की राजधानी आप लोग देख लीजिएगा, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना ये रहा, देखते चले आप लोग, गुयाना है ना। इसके अलावा अगर देखें पराग्वे, तो ये रहा पराग्वे, और पराग्वे की राजधानी है असुनासियन। और उरुग्वे की राजधानी भी आप लोग देख लीजिएगा, उरुग्वे की राजधानी दी गई है मोंटेविडियो। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोएनो। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जहाँ से राजधानियाँ वगैरह भी पूछी जाती हो। और देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा इससे संबंधित अध्ययन की। जैसे अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके 3 जो देश है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये भूमध्य रेखा यहीं से होकर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। देख लीजिएगा, ये है भूमध्य रेखा, ये जा रही है भूमध्य रेखा, 3 देशों से होकर गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा हम देखें यहाँ से जो चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये मकर रेखा इनसे होते हुए गुजरती है। देख लीजिएगा, मकर रेखा 23.5 डिग्री से दक्षिण में दी गई, ये जा रही है, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, एक और पॉइंट आप लोग के लिए बता दें, जो इससे ऊपर वाला हिस्सा ये वाला मध्य अमेरिका वाला, इसको कहा जाता है लेटिन अमेरिका। क्या कहा जाता है इसको? लेटिन अमेरिका। अच्छा, ये जो लेटिन है ये भाषा है रोमवासियों की भाषा है। किन की भाषा है? रोमवासियों की। और जैसे हमारे भारत में अगर हम देखें जो भाषाओं की जननी उसे संस्कृत को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो लेटिन है, इस लेटिन को भी कुछ भाषाओं की जननी कहा जाता है, जैसे स्पेनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी और इतालवी। देखो यहाँ से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, तो आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो लेटिन के बारे में आप लोग भी कमेंट करके बताइए लेटिन अमेरिकी देशों की संख्या कितनी है। तो अब हम आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो यहाँ कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे तटीय देशों की संख्या 12 दी है। तटीय मतलब जो तटों से लगे हुए देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश 2 हैं, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये जो स्थल अवरुद्ध देश है, एक तो ये बोलीविया है, दूसरा ये पराग्वे है, मतलब जिनसे समुद्र की सीमाएं नहीं लगती। और 12 ऐसे हैं जिनसे समुद्रों की सीमा लग रही है। आप लोग देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा महाद्वीप है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सिर्फ 2 देशों से नहीं लगती, 2 नहीं, तीसरा भी है, त्रिनिदाद भी है इसमें, त्रिनिदाद और टोबैगो। पराग्वे, उरुग्वे, पराना नदी, इन तीनों नदियों का जो दोआब है उसको दोआब कहते हैं, जिस मैदान को लापलाट कहा जाता है। अब देखो ये जो है ये नदियाँ कहाँ से, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे करके जो निकल कर आएंगे यहाँ से निकल कर आएंगे, इनका क्या बनेगा, यहाँ पर दोआब बनेगा। दोआब कहते हैं 2 नदियों के क्षेत्र को।
तो यहाँ से कुछ जानकारी आप लोग को के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें तभी समझ में आएगा। आगे देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा क्या क्या इसमें दिएगा। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है यहाँ, और इसके अलावा भी मुस्टिजो है जनजाति और मुलेटो जनजाति, जेम्बो जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है। देखो अगर देखते हैं इनके पठारों की बात, तो यहाँ पर जो पठार, झील और घास के मैदान है वो कौन कौन से घास के मैदान है ज़रा देख लीजिएगा। एक तो लानोस घास के मैदान दिए गए, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आप लोगों को अच्छी भली भांति पता है कि ये कौन सी जगह पर पड़ेंगे, ये कोलंबिया में पड़ते हैं। अब देखो ये जो एक यहाँ पर एक झील भी दी गई, मर्केबो झील, जो पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, और निको नदी भी है वहीं पर, और एक मर्केबो झील, इनके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम मर्केबो झील की बात करें तो ये वेनेजुएला में स्थित है। ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, जो तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? तेल उत्पादक के रूप में। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, आईएएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और झील के यहाँ, तो टिटिकाका झील देख लीजिएगा। ये अक्सर एग्जाम में देखी जाती है, चाहे वो पीसीएस के रहे या यूपीएससी के एग्जाम रहे हो। ये पेरू और बोलिविया के मध्य स्थित है, और दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, ये वाली झील दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। नौकागम्य झील क्या होती है? जिसमें नाव चलाई जाती है, यानी इनसे यहाँ आवाजाही होती है। अब देख लीजिएगा, इसके अलावा एक झील और भी है यहाँ बोलिविया में है, जो एंडीज पर्वत के मध्य स्थित है, उसका नाम है पोपो झील। तो बोलिविया में एक झील और है जिसका नाम है पोपो झील। कौन सी झील है? पोपो झील। इसे भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ और भी घास के मैदान है, जैसे कंपास है, ग्रान चाको ये रहा, और ये पंपास घास के मैदान है ना। यहाँ एक फेजेंडा भी है जो ब्राज़ील में पड़ते हैं, फेजेंडा, और ब्राज़ील का पठार आप लोग देख सकते हैं, ब्राज़ील में ही है। और यहाँ पर एक और दिया गया पठार जिसको कहते हैं गिनी का पठार। तो यहाँ देखते चले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो फेजेंडा के घास के मैदान है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये वाला एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो जो फेजेंडा घास के मैदान है, यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। किसका उत्पादन होता है यहाँ? कॉफ़ी का उत्पादन। यहाँ अच्छे से देखते चले। और ये जो कॉफ़ी का उत्पादन, यहाँ किस टाइप की कॉफ़ी होती है, उनके प्रकार कौन से हैं? एक रोबिस्टिका और एक आइरोबिया है ना। तो ये यहाँ से कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। कहाँ से? ब्राज़ील से, फेजेंडा के मैदानों से। आगे देखते चलते हैं, यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देख लीजिएगा, इन नदियों का पूरा मैप दिया गया है, आप लोग आराम से देखते चलें और वीडियो को पॉज करके देखते हुए चलें। तो देखो यहाँ कुछ नदियाँ दी हैं, जैसे मैग्डलेना नदी है, और इसके साथ साथ यहाँ देख लीजिएगा ओरोनिका नदी। इसे ओरोनिका कहते हैं, आरेनिका भी कहते हैं। इसकी जो विशेषता है आरोनिको नदी की, आप लोग को बता दें, इंडीज पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती है। कहाँ से? उत्तरी भाग से निकलते। ये इंडीज आप लोग जानते हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आप लोग इसके बारे में जाने। इसके उत्तर से यहाँ से निकल कर ये बहती है। अब देखो ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इधर कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, ये वाली नदी ओरानिका नदी। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी, जैसे मेटा और आपूर। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे मेटा और आपूर। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहीं पर एक कैरो नदी भी है। अब कमेंट करके बताइए, कैरो नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये तो आप लोगों बच्चों को पता है, बता देना। यहाँ से तेल भी निकाला जाता है कैरो नदी से, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी, जो दुनिया की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और लंबाई की दृष्टि से सेकंड, यानी दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है अमेजन नदी। ये अमेजन नदी जा रही है ना, और ये कौन सा डेल्टा बनाती है? मकापा का डेल्टा बनाती है। इस नदी की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे रियो निग्रो है, टोकिटन्स है और मंडीरा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मंडीरा है, नियोगो है और टापाजोस नदी, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और अमेजन जंगल इसी में है, याद रखना, अमेजन इसी के नाम से है, वो जंगल है जिसमें आप लोग का अमेजन जंगल की अगर हम बात करें, अमेजन बेसिन की बात करें, यानी इसका ये जो पूरा बेसिन है, ये बेसिन बहुत बड़ा बेसिन है। और इसमें अगर हम देखें तो संवहनीय वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। क्या होता है यहाँ? संवहनीय वर्षा। अब संवहनीय वर्षा कहती है जैसे आंधी तूफान के साथ ये जो बारिश होती है ऊपर उठती है, यहाँ से होती है। यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में लगभग 200 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। और इन वर्षा का स्थानीय नाम यहाँ सेलवास के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ इन वनों को किसके नाम से जानते हैं? सेलवास वनों के नाम से।
तो अमेजन के जो वन है इन्हें क्या कहा जाता है? सेल्वास। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। पेपर पेन लेकर जरूर बैठे, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा लिख नहीं सकता, आप लोग इतना देख लेना ना। आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखते चले, एक एक वो पॉइंट पढ़ाया जाएगा जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें जंगली रबड़ का घर भी, इन्हें अमेजन के जंगलों को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगली रबड़ का घर। जंगली रबड़ का घर किसे कहा जाता है? अमेजन के जंगलों को। सेल्वास पता चला यहाँ से, जंगली रबड़ का घर पता चला यहाँ से, और दुनिया की सबसे हल्की जो लकड़ी है जिसे कहा जाता है वालसा, क्या कहते हैं? वालसा। दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी वालसा यहीं पर पाई जाती है। कहाँ? अमेजन के जंगलों में। इसके अलावा यहाँ पर महोगनी, सिनकोना, रोजवुड और बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग देखें, एक पराग्वे और एक पराना, ये जो दोनों नदियां हैं, ये जहाँ आकर मिलती है और एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है लापलाट। इसे दोआब भी कहा जाता है, जो गेहूं की खेती के लिए भी बहुत पॉपुलर है। दोआब क्षेत्र होता है दो नदियों के बीच का, एक पराना नदी, एक पराग्वे। ये दोनों ही नदी कहाँ से निकलती है? ब्राजील से निकलती है। बहुत सारे लोग इन्हें पराग्वे और उरुग्वे से लगा देते तो गलत हो जाता है। तो ये दोनों ही नदी कहाँ से है? ये दोनों नदी ब्राजील से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने वाले हैं। लापलाट क्या है, यहाँ से ध्यान रखना है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें पेंटागोनिया मरुस्थल, जो अर्जेंटीना में स्थित है पेंटागोनिया, यहाँ शीतोष्ण मरुस्थल के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, या वृष्टि छाया प्रदेश। अब वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है जहाँ बारिश ना हो। अगर यहाँ से इधर से मानसून उठेंगे तो ये यहीं बारिश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप लोग को बताएं, ये वाला पूरा एरिया इंडीज है। तो इंडीज की पर्वत श्रृंखला की साइड में पड़ जाता है, पूर्व की साइड में। पश्चिम की साइड बारिश हो जाती है, उधर नहीं होती। और यहाँ एक और मजेदार क्या बात है, देखो ये जो आटाकामा मरुस्थल है, यानी आटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चिली में पड़ता है। यहाँ की विशेषता क्या है? देखो ये सबसे शुष्क मरुस्थलों में आता है, और कारण क्या है? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के शुष्क मरुस्थलों की बात करें तो यहाँ जो पेरू और हम्बोल्ट की जो धारा है, ये जो पेरू और हम्बोल्ट की धारा, ये यहाँ से जुड़ती है, ऐसे करके जाती है, तो ये यहाँ को जाती है। तो ये जो पेरू है, यहाँ जाकर ठंडी धारा के रूप में ये नाम से जानी जाती है। इसी के कारण यहाँ पर क्या, बारिश तो नहीं हो पाती, लेकिन मरुस्थल बन जाता है, ठंडा मरुस्थल। अब यही पेरू की धारा आगे जाकर भूमध्य रेखा में, या हम कह सकते हैं ये जो विषुवतरेखीय प्रवाह, इसके साथ मिलकर अल नीनो बना देती है। तो आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा, जब जलधारा एक पढ़ेंगे, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण इनका रूप होता है। यही ब्राजील में अगर बात करें पराना नदी की, तो इसके ऊपर एक इतेपू बांध भी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। इसके ऊपर संयुक्त परियोजना चली पराग्वे की। आप थोड़ा देख लेते हैं पर्वत और यहाँ की कुछ धाराएं, जल धाराएं, है ना, जल धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण। पर्वत की बात करें तो एक सबसे लंबा चौड़ा पर्वत तो आप लोग जानते हैं कौन सा? एंडीज पर्वतमाला। अब एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आप लोगों को बता दें? एकांगा गुआ। सॉरी, कमेंट करके बताइए एकांगा गुआ की कितनी इसकी हाइट वगैरह, है ना। अब ये रहा देखो एकांगा गुआ, इसे आप लोग ध्यान से देखें। अब यहाँ हम बात करें कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी इक्वेडोर में पड़ता है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। चिम्बारे जो भी है, यहाँ भी ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। देखो यहाँ भी सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इक्वेडोर है ना। तो एक पर्वतीय हो जाएगा आप लोग के लिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। और जो डेल सैलाडो, ये सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र पड़ता है, ये भी चिली में और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, यानी ये भी कह सकते हैं कि इसमें है एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। वहीं देखें तो ये जो नीचे का हिस्सा, यहाँ से कुछ जलधाराएं चलती, जब इसके ऊपर हम बात करें पेरू या हम्बोल्ट की धारा नीचे से चल रही तो ठंडी जलधारा होगी, ये जा रही तो पेरू के तट से टकराती है, तो इसका नाम पेरू की जलधारा पड़ जाता है। एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इसका नाम हम्बोल्ट की धारा भी है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? हम्बोल्ट नामक भूगोलवेता ने, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब इसके अलावा अगर हम देखें, फॉकलैंड की धारा है जो नीचे से जा रही, तो ये ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड के ऊपर अधिकार किसका है बच्चों? यूके का अधिकार है, आप लोग को पता होना चाहिए। यहीं अगर हम बात करें तो यहाँ भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रवाह से एक जलधारा जो चलती है, एक ऊपर की तरफ चली जाती है, एक नीचे की तरफ। तो अब जो भी जितनी भी जलधाराओं की उत्पत्ति 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से होती है, वो सारी गर्म जलधारा होती है। तो ये पेरू के तट से टकराती है, तो ये पड़ जाएगी पेरू की, ब्राजील की जलधारा, सॉरी, ब्राजील के तट से टकराती है, तो ये ब्राजील की जलधारा के नाम से जानी जाती है, जो एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा, एग्जाम में पूछी जाती है। इससे ऊपर एक जलधारा ऊपर चली जाती है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण उत्तर मध्य रेखीय प्रवाह, जो कैरेबियन सागर में चली जाती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल से, आप लोग देख लीजिएगा। एकांगा गुआ 6960 मीटर,
एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। गर्म जलधारा के लिए आप साइन देख लीजिएगा, ठंडी जलधारा के लिए ये साइन दिया गया है। आगे देख लीजिएगा, यहाँ प्रमुख कुछ खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों के ऊपर हम अगर चर्चा करें तो यहाँ कौन कौन से खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। देखो पहले तो आप लोग इनके कुछ सिंबल देख लीजिएगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए जो सिंबल है, पेट्रोलियम कहाँ, वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला में जो कोई कैरो नदी है, आप लोग ओरोनिको नदी है, यहाँ से पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा, ये मर्केबो झील है, बहुत ज़्यादा निकाला जाता है पेट्रोलियम। इसके अलावा बॉक्साइट के लिए जो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम है और ये जो गुयाना है, इन क्षेत्रों से, गुयाना और सूरीनाम से बॉक्साइट निकाला जाता है। यहीं इसके अलावा अगर हम बात करें टिन की, टिन कहाँ से निकाला जा रहा है, ये देख लीजिएगा बोलीविया से। तो ये बोलीविया में सबसे ज़्यादा टिन पाया जाता है। वहीं नाइट्रेट और चुक्की माता की जो खान है, नाइट्रेट की अगर हम बात करें चिली से है, और चुक्की माता, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान यहीं स्थित है, जिसका नाम है चुक्की माता की खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिली में स्थित है। लोहा कहाँ से निकाला जा रहा है, लोहा निकाला जाता है इताबरी की खान से, जो ब्राज़ील में स्थित है। वहीं मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है अमापा और ब्राज़ील से निकाला जाता है, अमापा की जो खान है। सूरीनाम से और फ्रेंच गुयाना से आप लोग को अभी पता है क्या निकाला जा रहा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए बॉक्साइट। इसके अलावा अगर हम बात करें बोलीविया के पठार से भी क्या निकाला जा रहा है, देख लीजिएगा, ये रहा बोलीविया या पेरू का पठार, टिन निकाला जा रहा है, यहाँ से देख लेना आप लोग। मर्केबो या मर्केबो जो झील है, आप लोग देख लीजिएगा, पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। नाइट्रेट चिली से निकाला जा रहा है। चुक्की माता विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमेरिका से, और जो भी आए तो आप लोग इसे आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा आप लोग यहाँ इसे देख लीजिएगा, पेट्रोलियम वगैरह आप लोगों ने जो देखे। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और तथ्य इसमें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सर्वाधिक नगरीकृत है, तो उरुग्वे सबसे ज़्यादा नगरीकृत यहाँ का देश है। कौन सा, जो उरुग्वे, तो ये रहा उरुग्वे, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा उरुग्वे, और पराग्वे इसके नीचे, ठीक, मैप देख लीजिएगा, ये तो पूरा गंदा हो गया। चलो उरुग्वे पराग्वे, यहाँ से देखते हुए आप लोग चलेंगे, ये देख लीजिएगा, ये रहा उरुग्वे। तो उरुग्वे की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो है वो देश। अमेरिका में याद रखना सेलवास वनों को, किस विश्वतरीखीय जो वन उनको सेलवास वन कहा जाता है, जो अमेरिका वन है, अभी आप लोग को बताया। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग देखते चले। फजेंडा के बारे में क्या कहा जाता है, देखो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो फजेंडा वाला भी पीछे आप लोगों ने पढ़ा, तो इस फेजेंडा में क्या पाया जाता है, देखो केवा, ब्राजील में केवा उत्पादक फार्म फेजेंडा में स्थित है, सबसे बड़ा, याद रखना, ये केवा उत्पादक के लिए जाना जाता है। और टिटिकाका के बारे में भी बताया आप लोगों को कि ये पेरू बोलीविया की सीमा पर है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। आप देखो एक और चीज़ देखना, गेहूं की जो पेटी है वो भी यहाँ पाई जाती है। अर्जेंटीना में गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भी पाया जाता है वो यहीं पर होता है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की हमने बात की थी, तो इक्वाडोर में है, आप लोगों को मैंने अभी बताया कोटोपैक्सी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लेना, और इसमें से बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना। थोड़ा एक क्वेश्चन आप लोग को और बता दें कि ब्राज़ील की जो खोज हुई थी, ब्राज़ील की अगर हम खोज की बात करें वो 1500 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1500 ईस्वी में हुई थी। और खोजकर्ता कौन थे, पेड्रो अल्वारेज। कौन थे, पेड्रो अल्वारेज। तो मेरा यहाँ लिखा नहीं जा रहा, आप लोग लिखते लेना हाथ से, मैं आप लोग को बोलता चला जाऊँगा, पेड्रो अल्वारेज, ठीक है, ये पुर्तगाली थे। और आप लोग को एक और यहाँ से अच्छी सूचना, आप लोग को बहुत ही बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन एक और पेपर में पूछा गया कि ये जो 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली थे, ये स्पेन से बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर बस गए थे लेटिन में। कहाँ से, पुर्तगाल से, इस वाले एरिया में। मैंने कहा इसलिए कि इसे पढ़कर आना, थोड़ा सा इसे देख लेना अच्छे से। तो कहाँ से आए थे, स्पेन से बड़ी संख्या में लोग आए थे, इन्हें लेटिन कहा जाता था, और इसी के आधार पर जब ये यहाँ बस गए थे, इस महाद्वीप को लेटिन अमेरिकी भी कहा गया। तो थोड़ा सा देख लेना। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।